रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन ये रात आज विष्णु और उसके परिवार के लिए पहाड़ की तरह लंबी थी। शायद कल की सुबह इस दुनिया में सूरज अपनी रोशनी बिखेर देगा, लेकिन इस परिवार के लोगों की ज़िंदगी में न जाने कब उजाला होने वाला था। नैना न जाने कब से अपने बिस्तर में पेट के बल लेटी हुई रोई जा रही थी। वो अपने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। निर्मला जी और दादी भी बिल्कुल खामोश अपने अपने कमरों में बैठे थे। हर्ष भी आज अपने घर नहीं गया था। वो आज बीआर हाउस में ही रुक गया था। वो नैना को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना गेट नहीं खोल रही थी। तो वहीं सुरभि अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी, क्योंकि जब से वो रूम में आई विष्णु उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। हर्ष के साथ मिलकर उसने विष्णु को पूरे घर में ढूंढ लिया था, लेकिन विष्णु कहीं भी नहीं मिल रहा था। ना जाने क्यों सुरभि को विष्णु की बहुत चिंता हो रही थी। वो कई बार उसे कॉल भी कर चुकी थी, लेकिन विष्णु का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सुरभि बार बार बालकनी में जाकर बाहर की ओर देखती कि शायद विष्णु उसे दिख जाए, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और विष्णु का कुछ पता नहीं चल रहा था। सुनसान सड़कों पर एक तेज रफ्तार कार दौड़ रही थी। उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा विष्णु गाड़ी की स्पीड को लगातार बढ़ाता जा रहा था। काफी देर तक कार को स्पीड में दौड़ाते हुए कार विष्णु उस स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। गाड़ी अनबैलेंस होने लगती है। विष्णु के सामने खाई नजर आती है, तो वो तुरंत ब्रेक लगाता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी फिसलते हुए दूर तक जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। विष्णु का सिर झटके से स्टीयरिंग में टकरा जाता है और कुछ देर के सन्नाटे के बाद विष्णु अपना खून से सना हुआ सिर स्टीयरिंग से उठाता है और कार का टूटा हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है। कार से कुछ दूर आकर विष्णु उस खाई के अंदर देखते हुए जोर से चिल्लाता है, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मैंने वादा किया था आपसे कि मैं आपके पीछे हमारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा। कोई मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाया पापा। मैं हार गया। आपका विष्णु हार गया पापा। विष्णु बिल्कुल टूट चुका था। अब उसमें खुद के पैरों पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसके घुटने अपने आप मुड़ जाते हैं और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। तेज हवाएं उड़ते हुए सूखे पत्ते, घनघोर अंधेरा, सब कुछ विष्णु के दर्द में शामिल थे। विष्णु अपना सिर पकड़ते हुए अपने बालों को खींचने लगता है। उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। क्यों 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 मैंने नैना पर ध्यान नहीं दिया? क्यों मेरा ध्यान हटा उसकी ओर से? क्यों मैंने विवान को इतने हल्के में लिया? क्यों नैना को इतनी आज़ादी दी? मैं उसकी जिद मानने से मना भी तो कर सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? वो मुझसे नाराज़ होती तो हो जाती। कम से कम आज इस तरह उसे धोखा तो नहीं मिलता। कम से कम कोई अपने मतलब के लिए उसका यूज़ तो नहीं कर पाता। वो बच्ची है, पर मैं तो बच्चा नहीं हूँ। मैं तो इस दुनिया की बुरी नज़र से उसे महफूज रख सकता था, लेकिन मैं फेल हो गया मैं। इस वक्त विष्णु इतने दर्द में था कि उसे अपने ही दर्द की परवाह नहीं थी। उसके माथे से निकल रहा खून उसकी आंखों और गालों तक को भिगो चुका था। उसका खून बंद नहीं हो रहा था, लेकिन आज अपनी हार का जितना दर्द विष्णु को महसूस हो रहा था, उतना शायद अपने जख्म का नहीं। अपने आप को कोसते हुए न जाने कब तक विष्णु टूटा बिखरा हुआ तना बैठा रहा। तभी एक कार वहां आकर रुकती है। उसकी हेडलाइट की रोशनी से वहां उजाला होता है, लेकिन वो रोशनी विष्णु को अपनी आंखों में चुभ रही थी। शायद उसके सिर पर लगी चोट का असर था कि विष्णु चाह कर भी उस रोशनी की ओर देख नहीं पा रहा था। तभी उस कार से उतरकर एक लड़की भागी हुई विष्णु की तरफ आती है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो लड़की विष्णु का खून से सना चेहरा अपनी हथेलियों में भरती है, तो विष्णु बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों में देखता है। उस लड़की को देखते ही विष्णु उसके सीने से लग जाता है और रुंधी हुई आवाज में धीरे से बोल पाता है, सुरभि। सुरभि विष्णु की ऐसी हालत देख दर्द से सिर उठती है। विष्णु का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। सुरभि उसे अपने सीने से उठा उसके चेहरे में लगे खून को अपने दुपट्टे से पोंछती है। उसके आंसू गिरकर उसके गालों पर ठहर जाते हैं। इस हालत में भी विष्णु सुरभि के आंसू देख उसे अपने कांपते हाथों से साफ करता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो लड्डू? विष्णु इस हाल में भी उसे छेड़ रहा है। यह देख सुरभि गुस्से भरा चेहरा बनाते हुए कहती है, चुप रहिए आप, बिल्कुल चुप। कुछ नहीं कहेंगे इसके आगे। पहले ही अपनी यह हालत बना ली है आपने। तेजा, तेजा। सुरभि गाड़ी में बैठे तेजा को आवाज़ देती है।
तो तेजा भागकर सुरभि के पास आता है। सुरभि उसे मदद के लिए कहती है तो तेजा विष्णु को सहारा देते हुए कार की तरफ लेकर जाता है। विष्णु तेजा को घूरते हुए कहता है, तो अब तुम अपने बॉस के ऑर्डर को इग्नोर करोगे तेजा? तेजा अपनी नज़र झुकाए हुए, सॉरी बॉस, आई नो आपने मना किया था किसी को आपके बारे में खबर देने के लिए, बट मैडम ने मुझे बहुत सारी धमकियां देकर डराया तो मुझे उन्हें आपके पास लाना पड़ा। विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, तुम कब से डरने लगे तेजा? अगर तुम ही डरने लगे तो हमारे दुश्मनों को कौन डराएगा? तेजा कुछ कहता उससे पहले ही सुरभि, जो उन दोनों के बगल में चल रही थी, चिढ़ते हुए कहती है, क्या खुसुर फुसुर हो रही है यहाँ पर? आपको चोट लगी है और आप टाइम पास कर रहे हैं? सॉरी मैम, कहते हुए तेजा पीछे का गेट खोलकर विष्णु को बैठाता है। सुरभि भी दूसरी ओर से गेट खोलकर विष्णु के पास बैठ जाती है और तेजा ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। विष्णु अपनी आंखें बंद किए हुए अपने पास बैठी सुरभि की गोद में अचानक अपना सिर रख देता है। एक पल के लिए सुरभि चौंक जाती है, लेकिन फिर विष्णु को दर्द में देख उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगती हैं। वो अपनी गोद में रखे हुए विष्णु के सिर को प्यार से सहलाती है और तेजा की ओर देखते हुए चिंता भरे स्वर में कहती है, तेजा, हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। इनका खून अभी भी बंद नहीं हो रहा है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। ओके मैम, तेजा ने इतना कहा ही था कि विष्णु कड़क आवाज में बोल पड़ता है, तेजा, सीधे घर, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। ओके बॉस, तेजा ने इतना कहा ही था कि सुरभि गुस्सा करते हुए कहती है, आपको इतनी चोटें लगी हैं, अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो दर्द कैसे कम होगा? विष्णु मुस्कुराते हुए कहता है, दर्द तो तुम्हारी गोद में ही खत्म हो चुका है। अगर सारी रात तुम मुझे ऐसे ही अपने करीब रखोगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। मेरे दर्द की जो दवा तुम्हारे पास है वो किसी डॉक्टर के पास नहीं। विष्णु की ऐसी बातें सुनकर सुरभि एक पल के लिए खामोश हो जाती है, क्योंकि तेजा के सामने विष्णु उसे ऐसी बातें कहेगा यह सुरभि को उम्मीद नहीं थी। विष्णु तो अपने जज्बातों को अपने अंदर छुपाने वालों में से है ना कि किसी के सामने जाहिर करने वालों में से। लेकिन फिर खुद को मजबूत करते हुए सुरभि झूठा गुस्सा करके कहती है, सिर में चोट लगने से आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस हालत में डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो जख्म गहरा हो सकता है। विष्णु सुरभि की गोद में अपना सिर उठाकर उसे देखते हुए रिक्वेस्ट वाले लहजे में कहता है, प्लीज लड्डू, बात मान लो यार, मैं घर पर डॉक्टर बुला लूंगा और हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। इसके आगे सुरभि कुछ नहीं कह पाती और विष्णु फिर से उसकी गोद में अपना सिर रख लेता है। सुरभि विष्णु को उसके बिस्तर पर आराम से लिटाती है और उसके सिर के नीचे तकिया रखती है। विष्णु सुरभि को एकटक देख रहा था। सुरभि की आंखों में अपने लिए परवाह देखकर न जाने क्यों विष्णु को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इतने में तेजा डॉक्टर को लिए हुए अंदर आता है। डॉक्टर विष्णु का घाव चेक करते हुए उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसे आराम करने की सलाह देते हैं। तेजा डॉक्टर को साथ लिए हुए बाहर से निकल जाता है। सुरभि विष्णु की ओर देखते हुए कहती है, आपको कुछ चाहिए? विष्णु सुरभि को देखते हुए नाम में अपना सिर हिला देता है। सुरभि उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए वहां से जाने लगती है तो विष्णु उसकी कलाई पकड़ लेता है। सुरभि पलटकर विष्णु की ओर देखती है और मासूमियत से कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? विष्णु कुछ पल यूं ही सुरभि को निहारता है और फिर कहता है, मेरी इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें? तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, फिर मेरी तकलीफों को देखकर तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? सुरभि निशब्द रह जाती है। उसे सच में विष्णु के सवाल का जवाब नहीं पता था। उसका दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और। वो अभी भी असमंजस में थी कि उसे सच में विष्णु से प्यार है या नहीं। अगर वो विष्णु के लिए अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करती है भी तो विष्णु के उस अतीत का क्या जो रह रहकर सुरभि के सामने आ जाता है। सुरभि को खामोश देख विष्णु उसकी कलाई छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी खामोशी ने शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा होगा, इसलिए मेरी इतनी चिंता कर रही होगी, बट मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, विष्णु राय को किसी की दया की जरूरत नहीं है। विष्णु राय एक बाजी हार सकता है, लेकिन पूरा खेल विष्णु राय ही जीतेगा। विष्णु की बात पर सुरभि कुछ नहीं कह पाती तो विष्णु भी खामोशी से सुरभि की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और अपनी आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगता है। सुरभि का मुंह बन जाता है। वो बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। विष्णु आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेता है और वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर एक चमचमाती हुई कार रुकती है।
विवान अपनी कार से उतरता है और अपने ब्लेजर की बटन बंद करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये विवान का ऑफिस था, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सिंघानिया इंडस्ट्रीज। विवान अपने केबिन के अंदर बैठता है। इतने में उसका असिस्टेंट पीयूष कुछ फाइलें लिए हुए अंदर आता है और विवान के सामने रखते हुए कहता है, सर, ये रही वो फाइल्स जो आपने मंगवाई थी। विवान बिना मन के वो फाइल्स देखता है और फिर उन्हें साइड रखते हुए कहता है, ये सब नहीं देखना अभी मुझे पीयूष। मैंने तुम्हें कल उस लड़की की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? पीयूष सिर झुकाते हुए कहता है, जी सर, अभी तक जितना पता चला है उसके हिसाब से उस लड़की का नाम सुरभि आहूजा है। उसके घर में उसके माँ बाप और उसका छोटा एक भाई है। वो किसी लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम मनन था, लेकिन शादी की डेट नज़दीक आते आते दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये सुन विमान के होंठ हल्का सा खिल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी गंभीर भाव लिए कहता है, आर्टिस्ट का क्या रिश्ता है उससे? पीयूष अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, सर, अभी तक तो इतना ही पता चल पाया है कि वो विष्णु राय की बहन नैना की दोस्त है और उनके घर कुछ दिन रुकती भी है, लेकिन असलियत क्या है वो अभी ठीक से पता नहीं चल पाई। विमान अपनी बहुएं से घोड़े हुए कुछ सोचता है और फिर पीयूष को जाने का इशारा करता है। विमान अपनी ठुड्डी में हाथ घुमाते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, सुरभि आहूजा, नाइस नेम। दूसरी ओर सुरभि सुबह सुबह रेडी होकर बाथरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र बेड पर आराम से सोए हुए विष्णु पर ठहर जाती है। माथे के चारों ओर बंधी सफ़ेद पट्टी और उस सफ़ेद पट्टी के ऊपर बिखरे हुए काले बाल, चमकता हुआ चेहरा, सुबह की लालिमा से उसके होंठ भी कुछ लाल लाल से लग रहे थे। उसकी फिट बॉडी और शर्ट से बाहर झाँक रहा सख्त सीना विष्णु को इतना अट्रैक्टिव बना रहा था कि सुरभि न जाने कब से उसे ऐसे ही देख रही थी। वो खुद से ही कहने लग जाती है, कुछ भी कहो, लेकिन डेविल राय है बड़ा हैंडसम। कितना भी इससे दूर जाने की कोशिश करूं, लेकिन ना जाने क्यों इसकी ओर खींची चली जाती हूँ। सुरभि खुद पर ही चिढ़ते हुए आईने के सामने जाकर बैठ जाती है और अपने बालों में कंघी फिराते हुए सोचने लगती है, क्या करूं, वहाँ पापा फिर से मुझसे नाराज हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से तो मनाया था मैंने उन्हें, लेकिन यहाँ मैं डेविल राय को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? क्या करूं? अचानक विष्णु की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुरभि पलटकर विष्णु की ओर देखती है तो विष्णु अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपना मन मारना पड़े। यू आर फ्री, जो सही लगे वो करो। इतना का विष्णु सुरभि का जवाब सुने बिना बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। सुरभि का मुंह बन जाता है। वो चिढ़ते हुए कहती है, डेविल राय मुझसे ऐसी रूखी बातें क्यों कर रहा है? ये तो मुझसे प्यार करता है, तो इसे मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन नहीं, जैसे मुझसे प्यार करके मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। आकड़ू कहीं का। सुरभि मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर हर्ष एक रेस्टोरेंट में काफ़ी टेबल पर बैठा रीना का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से रीना आती है और हर्ष के सामने बैठते हुए कहती है, सॉरी, मैं हर बार लेट हो जाती हूँ, तुम्हें ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? हर्ष मुरझाए हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहता है, इट्स ओके। हर्ष को ऐसे देख रीना मनी मन सोचती है, क्या हुआ इसे? वैसे तो मैं एक बात कहूँ तो खुद हजार बातें बोलता है, लेकिन आज इतना चुप चुप क्यों है? रीना हर्ष के हाथ पर अपना हाथ रखती है तो हर्ष हैरानी से रीना की ओर देखने लग जाता है। रीना बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हर्ष पहले अपने उस हाथ को देखता है इसके ऊपर रीना ने अपना हाथ रखा था और फिर रीना की ओर देखने लगता है। रीना उसे ऐसे शांत देख कहती है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो जो भी बात है। कहीं सुरभि के बारे में तो कुछ बात नहीं? वो उस घर में ठीक तो है ना? हर्ष सिर झटकते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, सुरभि मैडम तो बिल्कुल ठीक है। वो बात, आज मेरा मूड ऑफ है थोड़ा। दरअसल आज विष्णु सर से डांट पड़ी मुझे, क्योंकि काम में गड़बड़ी हो गई थी मुझसे। ये कहते हुए हर्ष अपने झूठे आंसू पोंछने लगता है। रीना को हर्ष के लिए बुरा लगता है। वो अपनी जगह से उठकर हर्ष के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? इट्स ओके, वो तुम्हारे बॉस हैं और दुनिया का हर बॉस काम की वजह से अपने एम्प्लॉय को डांटता है। इसमें इमोशनल होने की क्या बात है? आज डांटा है तो कल तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। रीना हर्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना दे रही थी और हर्ष मन ही मन मुस्कुरा रहा था
कि रीना उसके लिए हमदर्दी दिखा रही है। इधर विष्णु रेडी होकर बाहर हॉल में आता है तो दादी उसे देखकर चिंता जताते हुए कहती है, विष्णु, ये तेरे माथे पर चोटें कैसे लगी बेटा? और इस हालात में तू रेडी होकर कहाँ जा रहा है? खुद को सहज करते हुए दादी से कहता है, रिलैक्स दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से पट्टी मेरे सिर पर है। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादी परेशान होते हुए कहती है, और तूने हमें बताया तक नहीं। जो भी हो, लेकिन तुझे आराम करना होगा। काम से छुट्टी ले ले कुछ दिन की। विष्णु अपनी निगाहों में एक अजीब सा गुस्सा लिए कहता है, बहुत जरूरी काम है दादी, जाना तो पड़ेगा। दुश्मनों ने विष्णु राय को कमजोर समझ लिया है, लेकिन उन्हें यह समझाना होगा कि विष्णु राय आज भी वही पत्थर है जिससे टकराना बहुत मुश्किल है। इतने में सुरभि अपने हाथ में जूस का गिलास लिए हुए विष्णु के पास आती है और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, कम से कम जूस तो पी लीजिए। दादी भी सहमति जताते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, खाली पेट घर से निकलना सही नहीं है। विष्णु कोई बहस किए बिना सुरभि के हाथ से जूस का गिलास लेकर एक सांस में सारा जूस खत्म करता है और गिलास को वापस सुरभि के हाथ में रखते हुए कहता है, नैना से कहना शाम को रेडी रहे, मैंने उसके लिए कुछ फैसला किया है। तो सुरभि विष्णु से सवाल करने को होती है, लेकिन विष्णु तेजी के साथ वहां से निकल जाता है। सुरभि और दादी असमंजस में एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ अपने काम में पूरी तरह से बिजी है। तभी रवि केबिन के अंदर आकर विष्णु के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जी सर, आपने बुलाया? विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए लैपटॉप से नजरें हटाकर कहता है, एक काम करो रवि, तेजा को लेकर बीआर हाउस जाओ और वहां से नैना को पिक करके हॉस्पिटल पहुंचो। मैं डायरेक्ट तुम्हें हॉस्पिटल में मिलूंगा। रवि कुछ पल सोच में पड़ जाता है। उसे खामोश देख विष्णु अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो? तुम्हें और भी कोई काम है तो रहने दो, तेजा जाकर ले आएगा नैना को। रवि सिर झटकते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ तेजा के साथ भी आ रहा हूँ। बस मैं ये सोच रहा था कि नैना हमारे साथ आने के लिए मानेगी या नहीं। विष्णु सर्द आवाज में कहता है, जरूर आएगी, तुम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं मीटिंग खत्म करके डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलूंगा तुम्हें। जी सर। इतना कहकर रवि वहां से निकल जाता है। विष्णु मन ही मन कुछ सोचने लग जाता है। रवि बीआर हाउस पहुंचता है तो दादी उसे देख हैरानी से कहती हैं, अरे रवि बेटा, तुम यहाँ? रवि मुस्कुराकर कहता है, जी दादी, वो सर की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और नैना का हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था, तो उन्होंने कहा कि मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचूं। वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलेंगे दादी। दादी समझ चुकी थी कि विष्णु ने क्यों नैना को हॉस्पिटल बुलाया है। दादी कुछ कड़क आवाज में कहती हैं, तुम वापस जाओ, नैना हॉस्पिटल नहीं जाएगी। इतना सुन रवि असमंजस में पड़ जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही नैना की आवाज वहां गूंजती है, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर नैना सीढ़ियां उतरते हुए रवि के पास आती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, चलो मैं तैयार हूँ चलने के लिए। रवि हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। दादी नैना की ओर देखकर कहती है, तू विष्णु के पागलपन में उसका साथ दे रही है, ये सब निर्णय ऐसे खड़े खड़े नहीं लिए जाते। नैना अपने उदास चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, शायद यही मेरी किस्मत है दादी, गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इतना कह नैना तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। जहां बाहर गाड़ी में तेजा ड्राइविंग सीट पर था और रवि उसकी बगल की सीट पर। नैना जाकर पीछे की सीट का दरवाजा खोलती है और खामोशी से बैठ जाती है। तेजा गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। कुछ देर के बाद अचानक नैना को कुछ ऐसा दिखा कि वो हड़बड़ाते हुए कहती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तेजा जल्दी से ब्रेक लगाता है। रवि हैरानी से नैना को देखता है तो नैना हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर नैना कार से उतरती है और वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन उसे अपनी कलाई पर एक मजबूत पकड़ महसूस होती है। नैना पलटकर पीछे देखती है तो रवि ने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। नैना की नजरों में गुस्सा देख रवि उसकी कलाई छोड़ देता है, लेकिन फिर खुद को सहज करते हुए कहता है, देखो नैना, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकती। तो सर का ऑर्डर है कि तुम्हें सीधे हॉस्पिटल पहुंचना है और तुम्हें सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं विष्णु सर से नजरें ना मिला सकूं। नैना अपनी आंखों में गुस्सा लाते हुए कहती है, मुझ पर हुक्म मत चलाओ, अपनी औकात याद रखो। मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। रवि कुछ कहता उससे पहले ही नैना वहां से आगे बढ़ चुकी थी।
रवि एक गहरी सांस लेते हुए अपने सामने देखता है, जहाँ एक बड़ी सी होटल थी। नैना उस होटल के अंदर गई। ये देख रवि खुद को रोक नहीं पाता और उसके पीछे जाता है। नैना होटल के रिसेप्शन पर जाकर कुछ कहती है और फिर आगे बढ़ जाती है। एक रूम के बाहर खड़े होकर नैना उस रूम का दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर में एक लड़की छोटे छोटे कपड़ों में बाहर निकलती है और नैना की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, हु आर यू? नैना उस लड़की को धक्का देते हुए अपने सामने से हटाती है और कमरे के अंदर जाती है। रियान, जो सिगरेट की कस भरते हुए बिस्तर पर आराम से लेटा था, उसकी शर्ट इस वक्त उसके बदन पर नहीं थी। इस हाल में रियान को देख नैना उसे घूरते हुए कहती है, जिंदगी तबाह करके तुम यहाँ मजे कर रहे हो रियान सिंघानिया। नैना को अपने सामने देख रियान एक पल के लिए हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो तिरछा मुस्कुराते हुए बिस्तर से उतरकर नैना के सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या बात है नैना, तुम तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। मैं एक ही बात बार बार नहीं समझा सकता तुम्हें। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार। रियान की बात पूरी होने से पहले ही नैना बोल पड़ती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम मेरे साथ अपना बदला पूरा कर रहे थे। जान चुकी हूँ मैं यह बात। लेकिन मिस्टर रियान सिंघानिया, इस दुनिया में हिसाब सबका होता है। एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। रियान उस लड़की का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपका लेता है। नैना ये सब खामोशी से देख रही थी। उसके आंसू उसकी इजाजत लिए बिना ही आंखों से बाहर निकल आए थे। रियान उस लड़की को देखते हुए कहता है, स्वाति, यू नो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे कभी धोखा दोगी? स्वाति रियान की खाली सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स नॉट बेबी। स्वाति अपनी जान दे सकती है लेकिन तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुन रियान नैना को घूरते हुए कहता है, सुन लिया, मेरे साथ वो कभी नहीं होगा जो तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। नैना, तो बार बार मेरे सामने आकर अपना यह मनहूस चेहरा मत दिखाया करो, कहीं तुम्हारी नजर ना लग जाए मेरे प्यार को। अन की ये कड़वी बातें और उसके रूखे व्यवहार ने नैना को जैसे तोड़कर रख दिया था। वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती है और तेजी के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े रवि से टकरा जाती है। रवि के एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा था कि अंदर जो कुछ हुआ उसने सब सुन लिया है। वो नैना के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखकर कहता है, तुम ठीक हो? नैना कोई जवाब दिए बिना तेज कदमों से वहां से बाहर निकल जाती है। रवि भी उसके पीछे पीछे चल देता है। विष्णु हॉस्पिटल पहुंच चुका था और नैना के आते ही वो उसके पास जाता है। नैना का मुरझाया हुआ चेहरा देख विष्णु अंदर ही अंदर दुखी होता है, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ सकता था, इसलिए खुद को मजबूत करते हुए नैना का हाथ पकड़ता है और उसे डॉक्टर के केबिन के अंदर लेकर जाता है। डॉक्टर नैना को चेक करती है और फिर विष्णु की ओर देखते हुए कहती है, आप जरा बाहर जाइए, हमें इनका इंटरनल चेकअप करना है। इतना सुन विष्णु अपनी चेयर से उठकर बाहर निकल जाता है। उस केबिन के बाहर विष्णु इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। उसका दिल नैना के लिए बहुत परेशान था। अचानक विष्णु का फोन बजता है। वो रवि को अपनी जगह खड़े करते हुए वहां से बाहर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद विष्णु जब फोन पर बात करके अंदर आता है तो देखता है नैना केबिन के बाहर चुपचाप खड़ी है और सुरभि ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रवि भी सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़ा था। सुरभि को देख विष्णु अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रही हो? सुरभि गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ दादी ने मुझे फोन करके बता दिया कि आप नैना का अबॉर्शन करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। क्या है ये सब? आप जानते हैं नैना इस बच्चे को नहीं मारना चाहती, तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? विष्णु को गुस्सा आने लगता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, नैना के लिए क्या सही है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुरभि कहती है, समझ सकता है, खुद नैना समझ सकती है कि उसके लिए क्या सही है। इस बच्चे को लेकर जो भी फैसला होगा वो नैना का होगा, हक है उसका। विष्णु नैना की ओर घूरते हुए कहता है, एक बार अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी है, जिसका पछतावा शायद इसे भी होगा। अब जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा। अगर नैना इस बच्चे को रखेगी तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हर जगह उसकी बदनामी होगी। जिंदगी में कभी उसे कोई ऐसा साथी नहीं मिलेगा जो उसे प्यार करे, और मैं मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सुरभि विष्णु के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और भी रास्ते हैं नैना की जिंदगी संवारने के। विष्णु अपनी तीखी नजरों से सुरभि को देखता रह जाता है
तो सुरभि उससे अपनी नजरें फेरते हुए नैना का हाथ पकड़ वहां से निकल जाती है। बाहर तेजा खड़ा था, जिसे ऑर्डर देकर सुरभि उसे घर चलने के लिए कहती है। विष्णु गुस्से में अपने माथे को सहलाता है और फिर खुद को काबू करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। रवि अभी भी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी विष्णु पलटकर उसके पास आता है और उसे घूरते हुए कहता है, तेजा जा चुका है, तुम मेरे साथ चलो या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा है। रवि हाँ में अपना सिर हिलाते हुए विष्णु के साथ जाता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं सुरभि नैना को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसे आराम से बैठाती है। नैना सुरभि की ओर देखते हुए कहती है, क्यों रोका आपने ये सब होने से? भाई सही कह रहे हैं, इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होगा। इसके और मेरे, हम दोनों के हिस्से में सिर्फ बदनामी आएगी। सुरभि नैना का कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं नहीं जानती नैना कि मैंने तुम्हें कदम उठाने से क्यों रोका, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं मारना चाहती। तुम्हारी आंखों में इस बच्चे के लिए इमोशंस देखे हैं मैंने, और कोई दूसरा रास्ता भी तो निकल सकता है। एक बार आराम से सोचो। नैना खामोश रह जाती है, इसके आगे कुछ नहीं कहती। सुरभि चुपचाप वहां से निकल जाती है। सुरभि अपनी सोच में गुम हुए अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। तभी कोई उसकी कलाई पकड़ झटके से अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपनी मजबूत बाजुओं के बीच कैद कर लेता है। अचानक हुई इस हरकत से सुरभि चौंक जाती है। वो आंखें बड़ी करके विष्णु की ओर देखने लगती है, तो विष्णु भी अपनी सर्द निगाहों से सुरभि के चेहरे को निहार रहा था। सुरभि विष्णु की पकड़ को अपनी कमर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। विष्णु अपनी तीखी नजरों से सुरभि की आंखों में देखते हुए कहता है, मिसेस सुरभि विष्णु राय त्रिपाठी, आपको नहीं लगता कि आजकल आप विष्णु राय पर कुछ ज्यादा हुक्म चलाने लगी हैं? विष्णु का कड़क लहजा सुन सुरभि थोड़ा सकपका जाती है। उसका चेहरा मासूम सा बन जाता है। विष्णु अपना एक हाथ सुरभि की कमर से हटाकर उसके गाल पर रखता है और हल्के से रब करते हुए कहता है, माना कि विष्णु राय आप पर अपना दिल हार बैठा है, तो क्या अब आप उसे हराने के सपने देखेंगी? विष्णु की धमकियां सुनकर सुरभि का मानो गला सा सूखने लगा था। वो हकलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो। सुरभि के शब्द निकल ही रहे थे कि विष्णु अपनी उंगली उसके होंठ पर रखते हुए उसे चुप करवा देता है। सुरभि के मुलायम होठों पर अपनी उंगली रखते हुए विष्णु एकटक उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। विष्णु सुरभि के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए कहता है, आज तुमने हॉस्पिटल में जो बहादुरी दिखाई है, उसका इनाम तो मिलना चाहिए ना तुम्हें? सुरभि घबराते हुए कहती है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। विष्णु की नजरें सुरभि के कांपते होठों पर ठहर जाती हैं। वो उनमें खोया हुआ कहता है, इनाम नहीं चाहिए तो पनिशमेंट ले लो। पनिशमेंट की बात सुन सुरभि सहम जाती है। वो विष्णु की ओर देखते हुए कहती है, कैसी पनिशमेंट? विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और फिर सुरभि के होठों पर अपनी नजर जमाए हुए कहता है, ऐसी। इतना कह विष्णु सुरभि को कुछ समझने का मौका दिए बिना उसके कोमल होठों को अपने होठों की कैद में ले लेता है। विष्णु के इस तरह छूने से सुरभि के शरीर में जैसे कोई करंट सा दौड़ने लगा था। उसका पूरा बदन सिहर उठा था। शरीर में एक अजीब सी गुदगुदाहट महसूस हो रही थी। तो वहीं विष्णु का भी यही हाल था। उसके शरीर का रोम रोम बेकाबू हो उठा था। वो जुनून के साथ सुरभि के होठों को चूम रहा था। कभी सुरभि की जीभ को अपनी कैद में करता, तो कभी उसके दोनों होठों को बारी बारी से चूमता। दोनों मदहोश होने लगे थे। एक दूसरे के बदन की तपिश उन दोनों को बेकरार कर रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। सुरभि झटके से दूर होती है और अपनी सांसों को काबू करते हुए विष्णु की ओर अपनी पीठ कर लेती है। विष्णु को मनीमन दरवाजा नॉक करने वाले पर गुस्सा आता है। इतने में ही हर्ष दरवाजा खोलकर अंदर आता है और विष्णु की तरफ देखते हुए कहता है, यार मैं शरीफों की तरह गेट नॉक कर रहा हूँ और तुम दोनों कोई जवाब नहीं दे रहे। मैं चाहता तो बिना नॉक किए आ सकता था, लेकिन मेरी शरीफी का इतना इनाम मिला है मुझे कि तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो। सुरभि हर्ष की तरफ पलटती है और कहती है, देवर जी, मैं बस आ ही रही थी गेट खोलने के लिए। लेकिन सुरभि अपनी बात कह ही रही थी कि हर्ष अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहता है, भाभी, आपके गाल इतने लाल क्यों है टमाटर की तरह? यह सुन सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो वहीं विष्णु हर्ष को घूरने लगता है। हर्ष सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, आजकल सीजन चल रहा है मच्छरों का। नो, आपको मच्छरों ने काटा होगा। डोंट वरी, विष्णु भाई कोई ना कोई इलाज करेगा इन खूनी मच्छरों का। भी एम्ब्रेसमेंट से बचने के लिए अपने भाव सहज करते हुए
चुपचाप वहां से निकल जाती है। विष्णु हर्ष को घूरते हुए कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? किसी भी वक्त मुंह उठाकर मेरे कमरे में चला आता है। हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, ओ भाई, उन कपल के कमरे में जाने से पहले सोचना चाहिए जिनकी लाइफ में रोमांस हो। और तेरी लव स्टोरी में रोमांस दूर दूर तक नहीं है, ये बात मुझे पता है। तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं किसी भी वक्त आऊं। तो विष्णु कुछ पल हर्ष को देखता है और फिर गुस्से में कहता है, आइंदा ध्यान रख इस बात का, जब मैं सुरभि के साथ कमरे में अकेला हूँ तो तुझे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। इतना क्या विष्णु गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। हर्ष का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो खुश होते हुए सोचता है, इसका मतलब विष्णु और सुरभि के बीच रोमांस हो रहा था। ओ, हर्ष अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए खुद को कोसता है और वहां से निकल जाता है। रात का वक्त विष्णु बाहर गार्डन में अकेला बैठा हुआ है। उसके हाथ में सिगरेट है जिसका धुआं उसके आसपास फैला हुआ है। तभी सुरभि आकर उसके बगल में बैठ जाती है और सिर झुकाए हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं आपके डिसीजन के अगेंस्ट गई। आप मुझसे नाराज हैं? विष्णु मुड़कर सुरभि की ओर देखता है और कहता है, अगर नाराज होता तो इतनी मीठी पनिशमेंट न देता तुम्हें। कुछ देर पहले विष्णु और सुरभि के बीच जो हुआ उसे याद करते ही एक छोटी सी मुस्कान सुरभि के होठों पर आ गई। लेकिन वो अपने चेहरे के भाव बदलते हुए विष्णु का सिगरेट उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक देती है। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए सुरभि को देखता है तो सुरभि मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बातों को धुएं में उड़ा रहे हैं। विष्णु अपनी काली आंखों से सुरभि को डराते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, जो फिर से विष्णु राय पर अपना ऑर्डर चला रही हो। डर नहीं लग रहा तुम्हें मुझसे? सुरभि अपना मासूम चेहरा नीचे झुका लेती है और भोली सूरत बनाए हुए कहती है, लग रहा है, पर मुझे नैना के बारे में बात करनी है। सुरभि को घबराया हुआ देख विष्णु हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा तो तुम ही बताओ कि क्या दूसरा रास्ता है हमारे पास नैना की लाइफ संवारने का? सुरभि विष्णु की तरफ देखकर कहती है, क्यों ना हम नैना के लिए कोई ऐसा लड़का देखें जो नैना की इस गलती के साथ उसे अपना सके, वो नैना को प्यार कर सके, ये जानते हुए भी कि नैना किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। सुरभि की बात सुन विष्णु अपनी भौहों से कोरते हुए उसकी ओर असमंजस से देखता है और कहता है, पागल हो गई हो? इस पूरे ब्रह्मांड में भी ढूंढूंगा तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दे। सुरभि विष्णु के कंधे पर हाथ रख कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात जानने के बाद भी आप मुझे अपने साथ रखना चाहते थे। आप उस बच्चे को अपना नाम देना चाहते थे। भले ही वो एक गलत फहमी थी, लेकिन आप रेडी थे ना मुझे अपना बनाने के लिए? तो फिर नैना के लिए भी कोई जरूर होगा जो उसे इस हालत में भी अपना बनाने के लिए तैयार होगा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। सुरभि की बात पर ना जाने क्यों, लेकिन विष्णु खामोश रह गया। वो आगे कुछ नहीं बोल सका, जैसे किसी गहरी सोच में डूब चुका था। अगले दिन नैना सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकलती है। वो ड्राइवर के पास जाकर कहती है, मुझे बाहर जाना है, गाड़ी की चाबी दीजिए। ड्राइवर सिर झुकाते हुए कहता है, सॉरी मैम, सर ने आपको बाहर लेकर जाने से मना किया है। नैना गुस्से में कहती है, ठीक है, फिर मैं पैदल चली जाती हूँ। जब भाई को ये पता चलेगा कि उनकी बहन को आपके होते हुए पैदल चलना पड़ा, तब आपकी क्या हालत करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ड्राइवर थोड़ा घबराते हुए कहता है, सॉरी मैम, मैं खुद आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। ड्राइवर की बात सुन नैना कुछ पल खामोश रहती है और फिर चुपचाप कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कार को आगे बढ़ा देता है। नैना ड्राइवर को जिस ओर जाने का कहती है उस ओर घना जंगल था। ड्राइवर थोड़ा परेशान हो रहा था, लेकिन नैना उसे धमकी देती है तो वो शांत हो जाता है। नैना गाड़ी रुकवाती हुई कहती है, यहीं रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आई। ड्राइवर नैना से कुछ कहता उससे पहले ही नैना तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ जाती है। ड्राइवर चुपचाप खड़ा रह जाता है। नैना काफी देर तक अपने कदम बढ़ाती रहती है। जंगल के आखिर में उसे एक खाई दिखती है, जहाँ नैना के कदम ठहर जाते हैं। वो उस खाई को अजीब नजरों से देखते हुए खामोश हो जाती है। नैना इस वक्त तना थी और खुद से ही सवाल कर रही थी, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती, क्यों एक गलत इंसान पर भरोसा किया मैंने, क्यों रेहान की चाल को समझ नहीं पाई। रेहान की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना मान सम्मान, अपना परिवार, अपना भाई, सब कुछ। सब नफरत करते हैं मुझसे। एक बोझ बन गई हूँ मैं। मुझे ऐसे नहीं जीना। मैं तुम्हारी वजह से जान दे रही हूँ रेहान। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में भी ये दिन जरूर आए।
नैना की आंख से आंसू बहने लगते हैं। नैना जितना उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो बहने के लिए व्याकुल थे। दूसरी ओर सुरभि अपने पापा की दुकान गई हुई थी और वापस लौटते हुए अचानक उसकी स्कूटी ठहर गई जब एक तेज रफ्तार कार उसके सामने आकर रुकी। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, दिखता नहीं है क्या अंधे? सुरभि का गुस्सा देख एक शख्स कार से उतरता है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुरभि उसे देख दांत पीसते हुए कहती है, तुम? विमान मुस्कुराकर कहता है, पहचान लिया आपने? मतलब आपने नोटिस किया था मुझे? सुरभि गुस्से में कहती है, तुम्हारे जैसे कमीने को कौन नहीं पहचानेगा? अपनी प्रोफेशनल दुश्मनी के लिए एक मासूम लड़की का यूज किया, शर्म नहीं आई? और अब मेरे सामने अपना यह घटिया चेहरा लेकर खड़े हो? विमान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, ये गुस्सा नैना की दोस्त होने की हैसियत से है या फिर विष्णु राय से कुछ चल रहा है आपका? विमान की ऐसी बात सुन सुरभि गुस्से में कहती है, व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहते हो? विवान एक कदम आगे आकर सुरभि की आंखों में देखकर कहता है, मिस सुरभि आहूजा, जितना मैंने पता किया है, आपका और विष्णु राय का कोई तो रिश्ता है। शायद आप उसकी गर्लफ्रेंड है, बट आप जैसी मासूम लड़की उसके चंगुल में फंसे, ये मैं देख नहीं सकता, इसलिए आपको आगाह करने आया हूँ। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी है। आइंदा मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर सुरभि अपनी स्कूटी में बैठने लगती है। तभी विवान के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं। आकृति मेहरा विष्णु राय की पहली बीवी, जिसका 7 साल पहले विष्णु राय ने गला घोंटकर मर्डर कर दिया था। यह सुनते ही सुरभि की सांसें थम जाती हैं, उसके पांव कांपने लगते हैं। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो पलटकर विवान की ओर देखते हुए कहती है, नैना के बाद अब मुझे यूज करना चाहते हो तुम? बट तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की किसी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। विमान अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, मिस सुरभि आहूजा, सच्चाई यही है, चाहे यकीन करो ना करो। अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो आपके नंबर पर एक एड्रेस भेजूंगा, वहां आ जाइएगा। सुरभि गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी, नहीं आऊंगी मैं। विमान मुस्कुराते हुए कहता है, आप जरूर आएंगी, भरोसा है मुझे। इतना कहकर विमान अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। सुरभि स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विवान ने जो कहा वो क्यों कहा। पहले भी सुरभि ये बात सुन चुकी है कि विष्णु ने किसी का खून किया था, लेकिन आज एक नई बात उसके सामने आई थी। वो थी ये कि विष्णु पहले से शादीशुदा था। उसने किसी और का नहीं बल्कि अपनी बीवी का खून किया था। ये सब सोचते हुए सुरभि अपने सिर पर हाथ रखते हुए खुद को काबू करती है और बड़ी मुश्किल से अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। तो इधर नैना खुद को मजबूत करते हुए अपनी आंखें बंद करती है। उसके परिवार के साथ बिताए हुए हर लम्हे उसकी नजरों में तैरने लगते हैं। रियान के साथ बिताए हुए पल भी एक एक कर उसकी निगाहों में तैरने लगते हैं। नैना आंखें बंद किए हुए उस खाई में कूदने लगती है। अचानक एक मजबूत हाथ उसकी बाजू को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लेता है। नैना उस इंसान के सीने से टकरा जाती है। वो इंसान नैना को अपनी बाहों में समेट उसे खुद से चिपका लेता है। नैना अपना सिर उठाकर उस शख्स के चेहरे को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो उस इंसान के सीने में अपने हाथ रखते हुए उसे जोर से धक्का देती है और खुद से दूर करती है। नैना दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे यहाँ आने की और मुझे इस तरह छूने की? रवि जो नैना के धक्का देने से 2 कदम पीछे हो गया था, वो नैना के पास आते हुए कहता है, सॉरी नैना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। एक्चुअली विष्णु सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे और उनका फ़ोन मेरे पास था। ड्राइवर ने जब फ़ोन करके बताया कि तुम इस सुनसान जगह पर आई हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये सब क्या पागलपन करने की कोशिश कर रही थी तुम नैना? नैना दांत पीसते हुए कहती है, जस्ट शट अप, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल करो। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी। रवि शांत लहजे में कहता है, तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है नैना, तुम्हारी फैमिली का भी उतना ही हक है। और ये सब करके तुम ना तो खुद के साथ सही कर रही हो और ना अपने परिवार के साथ। अब चलो यहाँ से। नैना गुस्से में रवि को घूरती है, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम जाओ यहाँ से। रवि रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, नैना प्लीज चलो, विष्णु सर को मालूम पड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज। नैना रवि की बात को अनसुना करते हुए अपना मुंह मोड़ वहां से जाने लगती है। वो कुछ कदम आगे बढ़ती है तो रवि उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ कड़क लहजे में कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा नैना। नैना को गुस्सा आता है, वो अपना हाथ छुड़ाती है और कसकर रवि को एक थप्पड़ मारती है।
रवि का चेहरा एक और झुक जाता है। नैना अपनी उंगली दिखाते हुए रवि को घूरती है। नौकर हो, नौकर बनकर रहो, मेरे ऊपर अपना ऑर्डर चलाने की कोशिश भी मत करना। इतना कह नैना वहां से जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन उससे पहले ही रवि उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। और नैना कुछ समझ पाती तब तक रवि उसे अपने कंधे पर उठा चुका था। नैना उस पर वार कर रही थी, लेकिन रवि उसे जबरदस्ती कार तक लेकर जाता है और उसे कार के अंदर बैठाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। नैना रवि को घूरते हुए कहती है, जब मैं भाई को तुम्हारी हरकत के बारे में बताऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा नैना त्रिपाठी को हाथ लगाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। रवि तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, और जब मैं तुम्हारी हरकत के बारे में विष्णु सर को बताऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। रवि की बात पर नैना खामोश रह जाती है। वो गुस्से वाला फेस बनाए हुए चुपचाप सामने की ओर देखने लगती है। रात का वक्त सुरभि अपने माँ पापा के घर थी। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में बार बार विवान की कही हुई बातें गूंज रही थी। आकृति मेहरा, विष्णु राय की बीवी, जिसका 7 साल पहले उसने गला घोटकर मर्डर कर दिया था। ये शब्द कानों में पड़ते ही सुरभि बेचैन हो जाती है और अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि विवाद सिंघानिया ने डेविड राय को हराने के लिए कैसे नैना का यूज किया, और अब वो मुझे फंसा रहा है। लेकिन फिर भी क्यों मेरे मन में बार बार उसकी कही हुई बातें गूंज रही हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि विवान सच कह रहा है? सुरभि चुपचाप लेट जाती है और असमंजस के भंवर में उलझे हुए गहरे ख्यालों में खोने लगती है। काफी देर के बाद उसकी आंख भारी हो जाती है, लेकिन नींद में ही ना जाने क्यों उसे अपने गाल पर कुछ रेंगने का एहसास फील होता है। वो अपने गाल में खुजली करते हुए अपनी उनीदी आंख खोलती है तो अपने ऊपर विष्णु को देख उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो जल्दी से आंखें बंद करती है और अपनी आंखों को वापस मलते हुए दोबारा खोलती है तो विष्णु तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही निहार रहा था। भी को अभी भी यकीन नहीं होता है तो वो धीरे से अपना हाथ विष्णु को छूने के लिए बढ़ाती है। सुरभि विष्णु के गाल पर हाथ रखे हुए उसे देखती है और फिर उसके गाल में थोड़ी सी चुटकी काट देती है। विष्णु की हार निकल जाती है। वो सुरभि के ऊपर से उठते हुए उसे घूर कर कहता है, क्या हरकत है ये? सुरभि सहमा हुआ फेस बनाकर कहती है, आप सच में यहाँ आए मेरे रूम में? कैसे आए? विष्णु अपना गुस्सा साइड में रख तिरछा मुस्कुराते हुए सुरभि की ओर अपना चेहरा झुकाते हुए कहता है, हमारे लिए विष्णु राय को वो भी करना पड़ रहा है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया। चोरों की तरह किसी के घर में घुसना, वो भी इतनी छोटी सी खिड़की के जरिए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट यार। विष्णु इनोसेंट फेस बना लेता है। सुरभि विष्णु को ऐसे देख हैरानी से कहती है, आज से पहले कभी किसी के लिए ये सब नहीं किया आपने? क्या मुझसे पहले कोई नहीं था आपकी लाइफ में? यह सुन विष्णु एक पल के लिए ठहरता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझसे पहले तुम्हारी लाइफ में वो मनन था, तो क्या तुम अब भी उसे याद करती हो? नहीं ना? इतना कर विष्णु सुरभि की कमर में हाथ डालते हुए उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लेता है। सुरभि हैरान रह जाती है। विष्णु सुरभि के गले में अपने होंठ चलाते हुए कहता है, हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिन्हें जितना जल्दी हो सके डिलीट कर देना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वापस वो चैप्टर हमारी जिंदगी में कभी ना जुड़ने पाए। सुरभि अपने मन में कहती है, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी के कोई चैप्टर नहीं बल्कि कोई इंसान ही खत्म कर दिया हो तो फिर उसका क्या? सुरभि को गुमसुम देख विष्णु उसके चेहरे पर अपनी हथेली रख उसे देखते हुए कहता है, मैं सामने हूँ और तुम किसी और के बारे में सोच रही हो। नॉट फेयर लड्डू। सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, इस नाम से मुझे मेरे पापा बुलाते थे, वो भी कई साल पहले, जब मैं छोटी थी और मोटी थी। तो अब ना मैं छोटी हूँ और ना मोटी, तो आप मुझे इस नाम से मत बुलाया करें। सुरभि के चेहरे पर क्यूट गुस्सा देख विष्णु मुस्कुरा देता है और उसके होंठ अपने अंगूठे से रब करते हुए कहता है, पर तुम्हारे पापा तो अभी भी तुम्हें कई बार लड्डू कह के बुलाते हैं। सुरभि विष्णु को आंखें दिखाते हुए कहती है, हाँ तो वो मेरे पापा है, वो कभी कभी बोल सकते हैं, पर आप क्यों बोलते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। विष्णु सुरभि की आंखों में देख मधुर आवाज में कहता है, ठीक है, थोड़ी रिश्वत दे दो, फिर मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा करूंगा। विष्णु की गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस कर सुरभि का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी तेज सांसों को काबू करते हुए कहती है, कैसी रिश्वत? विष्णु सुरभि के होठों को देखते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स। सुरभि अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है, लेकिन रिश्वत लेना और देना दोनों क्राइम है। विष्णु सर्द आवाज में कहता है, मैं तो हूं ही क्रिमिनल,
सुरभि आगे कुछ कहने के लिए होती है कि विष्णु झटके से उसके होठों को अपनी कैद में कर लेता है। सुरभि का रोम रोम सिहर उठता है। उसे अपने बदन में ऐसी हलचल महसूस होने लगी थी कि वो खुद को काबू नहीं कर पा रही थी। वहीं विष्णु भी सुरभि की पंखुड़ी की तरह मुलायम होठों को बड़ी शिद्दत से चूम रहा था। दोनों की जीभ एक दूसरे में उलझ रही थी। विष्णु के हाथ सुरभि की कमर और पीठ पर लगातार चल रहे थे। कुछ देर बाद विष्णु सुरभि के होठों को छोड़ देता है। विष्णु सुरभि के टॉप को उसके एक कंधे से नीचे सिरकाते हुए उसके सीने के पास किस करता है तो सुरभि बिल्कुल पिघलने लगती है। उसके मुंह से एक मधुर आह निकल जाती है। दोनों के बदन की प्यास उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती जा रही थी। आग ऐसी लग चुकी थी जो बुझने की जगह भड़कती जा रही थी। विष्णु दोबारा सुरभि के होठों को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरभि अपना चेहरा थोड़ा पीछे झुका लेती है। विष्णु सुरभि के सिर के पीछे अपना हाथ लगाते हुए उसके होंठ अपनी कैद में कर लेता है। विष्णु अपने दूसरे हाथ से अपनी शर्ट की बटन खोलने लग जाता है। थोड़ी देर में विष्णु अपनी शर्ट को अपने सीने से अलग करते हुए सुरभि को झटके से बिस्तर पर लेटा देता है। सुरभि एक पल के लिए भी अपनी आंख नहीं खोल रही थी। अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू करते हुए विष्णु के सीने में हाथ रख उसे हाँफते हुए कहती है, प्लीज रुक जाए, इट इज नॉट राइट। विष्णु सुरभि के ऊपर आते हुए उसकी गर्दन में अपने होठ रख कहता है, प्यार में सब सही होता है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं खुद को नहीं रोक सकता। इतना का विष्णु सुरभि के टॉप को उसके सीने से हटाने की कोशिश करता है। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपने सिर में हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि मैं अपने घर में हूँ, अब क्या करूँ। सुरभि जल्दी से उठने लगती है तो विष्णु उसे दबोचते हुए वापस बिस्तर पर लेटा देता है और कड़क आवाज में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है दरवाज़ा खोलने की, वो समझ जाएंगे कि तुम सो रही होगी, इसलिए गेट नहीं खोल रही हो। सुरभि सहमा हुआ चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज़ छोड़िए मुझे, किसी को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ छोड़िए। सुरभि की रिक्वेस्ट से विष्णु उसे छोड़ देता है। सुरभि जल्दी से विष्णु का शर्ट उठाती है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, जाइए जल्दी बाथरूम में छुप जाइए। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, माना कि मैं चोरों की तरह आया हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा पति हूँ। मुझे किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। सुरभि रोने जैसा फेस बनाते हुए कहती है, प्लीज जाइए ना प्लीज। फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से सुरभि बेचारा फेस बनाए हुए उसकी ओर देखती है तो विष्णु मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे किस करो। सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, क्या नाटक है आपका। विष्णु स्टाइल में कहता है, अगर तुमने अभी मेरे लिप्स पर किस नहीं किया तो मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। सुरभि को विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था और विष्णु को इस बात की पूरी खबर भी थी कि सुरभि उसकी बातों से चिढ़ रही है, लेकिन ना जाने क्यों सुरभि को ऐसे तंग करने में विष्णु को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सुरभि को बाहर से उसके पापा की आवाज़ सुनाई देती है, सुरभि बेटा दरवाज़ा खोलो। सुन सुरभि घबराते हुए जल्दी से अपने होंठ विष्णु के होंठ पर चिपका देती है। एक पल के लिए दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल सुरभि रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज बाथरूम में छुप जाइए। विष्णु बिना कुछ कहे चुपचाप बाथरूम के अंदर चला जाता है और गेट को लॉक कर लेता है। सुरभि जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलती है और अपने पापा की ओर देखकर कहती है, पापा आप इस वक्त। शेखर जी सुरभि को हैरानी से देखते हुए कहते हैं, तू ठीक है ना, तेरी सांसें क्यों इतनी तेज है और माथे पर पसीना भी आ रहा है। सुरभि फेक स्माइल लिए कहती है, पापा मैं ठीक हूँ, वो मैं बाथरूम में थी इसलिए दरवाजा खोलने में देरी हो गई। आपको कुछ काम था। शेखर जी कमरे के अंदर आते हुए कहते हैं, कमरे की खिड़की खोलकर क्यों सो रही थी तू। आजकल चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं इस कॉलोनी में, बस इसी बात की चिंता थी, इसलिए तुझे देखने आ गया। इतना कहकर शेखर जी कमरे की खिड़की को अच्छे से बंद करते हैं और उस कमरे में एक बार अच्छे से अपनी नज़र दौड़ाने लगते हैं। सुरभि मन ही मन घबरा रही थी कि कहीं शेखर जी की नज़रों में गलती से भी विष्णु आ गया तो वो क्या जवाब देगी। शेखर जी सुरभि को आराम करने का कह कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही सुरभि जल्दी से कमरे का गेट लॉक करती है और बाथरूम के पास जाकर आवाज़ लगाती है, बाहर आइए। विष्णु तुरंत बाहर आकर सुरभि की कमर से उसे पकड़ते हुए उसे अपने सख्त सीने से चिपका लेता है और उसके चेहरे को देख कहता है, अब मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता मिसेस त्रिपाठी, आपको मेरे साथ हमारे घर में रहना होगा। अब आपकी ये मनमानी नहीं चलने वाली कि जब मन आए तब आप यहाँ हो और जब मन आए
तब वहां पहुंच जाए। सुरभि विष्णु के सीने में अपने हाथ रखे हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन विष्णु उसे और जोर से जकड़ लेता है। सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, मैं यहीं रहूंगी, यही मेरा घर है। वहां मैं सिर्फ नैना का साथ देने आई थी और उसे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। विष्णु सुरभि को आजाद करते हुए उसे देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी ना जाने ये कौन सी जिद पाल रखी है तुमने मुझसे दूर रहने की। ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रहा है? विष्णु का सवाल सुन सुरभि उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेती है और बात को बनाते हुए कहती है, आपकी गलतफहमी है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ है। मैं आपको अपने करीब आने से रोकती नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। मैं बस आपको रोककर आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। विष्णु खामोश होकर सुरभि को सुन रहा था। सुरभि विष्णु की ओर देखते हुए कहती है, अब प्लीज जाइए यहाँ से, बहुत रात हो चुकी है। विष्णु हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए सुरभि के माथे को चूम लेता है और बड़े प्यार से उसे देख कहता है, गुड नाइट एंड वन मोर थिंग्स, रियली लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम चाहे कभी मुझसे प्यार ना करना, लेकिन मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। इतना का विष्णु कमरे में बनी खिड़की से बाहर निकल जाता है, लेकिन विष्णु जाते जाते सुरभि के मन में अनगिनत उलझने छोड़ गया था। सुरभि का दिल पूरी तरह से विष्णु के प्यार में कैद हो चुका था। उसे अच्छा लगता था जब विष्णु उसके करीब आता था। विष्णु की बातें, उसकी कशिश, उसकी खुशबू, उसकी पर्सनालिटी, उसका लुक, सब कुछ सुरभि को अट्रैक्ट करता था। लेकिन दिमाग में अभी भी वही सवाल चल रहे थे। अचानक सुरभि के मोबाइल में मैसेज आने की टोन बजती है। वो अपनी बहुएं से कोड़ अपने मोबाइल में आया वो मैसेज देखती है। उस व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा एक इमेज भेजी गई थी जो किसी पुराने पेपर की कटिंग थी। उस पेपर में बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन लिखी हुई थी, नवविवाहिता आकृति मेहरा कि उसके पति ने गला घोंटकर हत्या की। सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वो छपी हुई खबर के पास विष्णु की तस्वीर देखती है। हालांकि उस तस्वीर में विष्णु का लुक बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन फिर भी चेहरा तो यही था। यह खबर देखते ही सुरभि की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़ककर उसके मोबाइल पर गिर जाती है। वो दम से बिस्तर पर बैठ जाती है। सुबह का वक्त, नैना गुमसुम सी सोफे पर बैठी हुई है। निर्मला जी और दादी भी खामोश बैठी थी। तभी विष्णु बाहर की ओर से आता है और नैना को तीखी नजरों से घूरते हुए कहता है, क्या हरकत थी ये नैना? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की? नैना विष्णु को देखती है, लेकिन फिर उसकी नज़र विष्णु से कुछ दूर पर दरवाजे के पास खड़े रवि पर जाती है। नैना आगे बढ़कर रवि पर चिल्लाते हुए कहती है, ओह, तो तुमने भाई को बता दिया सब कुछ? यही उम्मीद थी तुमसे। विष्णु रवि की ओर देखता है जो चुपचाप नजर नीची करके खड़ा था। तभी नैना विष्णु की ओर देखकर कहती है, भाई ये आपसे झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा दम घुट रहा था तो मैं बस वहाँ फ्रेश एयर लेने गई थी। विष्णु दांत पीसते हुए कहता है, रवि मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता नैना, तुझसे ज़्यादा भरोसा है मुझे उस पर। और तुझे यह किसने दिया कि तू अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचे भी? नैना चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती है और अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। निर्मला जी नैना की बाजू पकड़ उसे अपनी ओर घुमाती हैं और तीखी नज़रों से देखते हुए कहती हैं, एक कलंक तो तू हम पर पहले ही लगा चुकी है, अब ये सब करके क्या साबित करना चाहती है? नैना की आंखें भर आती हैं। वो अपनी नज़र नीचे किए हुए चुपचाप खड़ी रहती है। निर्मला जी विष्णु के पास जाकर उसकी ओर देखते हुए कहती हैं, तूने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था विष्णु। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू इसे लेकर जा और इसका अबॉर्शन करवा। उसके बाद कोई ठीक ठाक लड़का देखकर इसकी शादी कर दे। विष्णु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ऐसा ही होगा माँ। इतना का विष्णु नैना का हाथ पकड़ कहता है, चलो मेरे साथ। नैना नैना के आंसू चाह कर भी रुक नहीं पा रहे थे। उसका हाथ थामे हुए आगे बढ़ ही रहा था कि रवि उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विष्णु रवि को तीखी नजरों से देखता है तो रवि अपनी नजर नीचे झुकाए हुए बड़ी घबराहट के साथ कहता है, सर, नैना यह बच्चा नहीं मारना चाहती, प्लीज उसे फोर्स ना करें। यह सुन वहां मौजूद सबकी सवालिया निगाहें रवि पर ठहर जाती हैं। रवि हिम्मत करके कहता है, सर, आई नो, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ उसके बाद आप मेरी जान ले लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इस लायक समझें तो मैं नैना का हाथ थामना चाहता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रवि की बात सुन सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
खास करके नैना रवि को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। विष्णु कुछ कहने वाला होता है कि लेकिन नैना आगे आते हुए बोल पड़ती है, पहले मुझसे तो पूछ लो कि मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ या नहीं। तुम्हें मुझ पर यह दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नौकर के एहसान लेकर मुझे छोटा नहीं बनना। रवि कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप नैना की बातें सुन रहा था। लेकिन तभी विष्णु नैना को घूरते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अपने कमरे में जाओ। नैना चिढ़ते हुए, लेकिन भाई मैं इस नौकर से। नैना के शब्द पूरे हुए भी नहीं थे कि विष्णु से जोर से डांटता है, शट अप नैना, मैंने कहा कि अपने कमरे में जाओ। इसी वक्त नैना एक नज़र रवि को घूरती है और फिर तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली जाती है। विष्णु रवि की ओर देखता है, जिसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। विष्णु वहां से आगे बढ़ते हुए कड़क आवाज में कहता है, मेरे साथ आओ रवि। विष्णु के पीछे पीछे रवि भी अपने कदम बढ़ा देता है। दूसरी ओर सुरभि एक आलीशान घर के बाहर खड़ी उस घर को हैरानी से निहार रही थी। वो जैसे खुद से ही सवाल कर रही थी कि अंदर जाए या नहीं। लेकिन फिर हिम्मत करके सुरभि उस घर के अंदर जाती है। वो उस बड़े से हॉल में चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। चारों ओर सन्नाटा था। सुरभि को उस सन्नाटे से अजीब सी फीलिंग आती है। वो अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ती है। तभी एक रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, कहाँ जा रही है मिस आहूजा? सुरभि के कदम ठहर जाते हैं। वो मुड़कर पीछे देखती है, जहाँ विमान सीढ़ियों पर खड़ा हुआ सुरभि की ओर देख रहा था। विमान सीढ़ियां उतरते हुए कहता है, अब यहाँ तक आ ही गई है तो सच जानकर ही लौटिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने के बाद आपको खाली हाथ लौटना पड़े। सुरभि विमान की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए कहती है, मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं यहाँ का एड्रेस और तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स अपने भाई को देकर आई हूँ। मैं उससे कहकर आई हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो पुलिस को जाकर बताएं कि इसके जिम्मेदार तुम हो। विमान हंसते हुए कहता है, जानता हूँ काफ़ी स्मार्ट हैं आप मिस आहूजा। खैर आइए बैठकर बातें करते हैं। इतना कहकर विमान सोफे पर बैठ जाता है और सुरभि को ठीक अपने सामने बैठने का इशारा करता है। सुरभि कुछ पल खामोश रहती है और फिर विमान के सामने बैठते हुए कहती है, क्या है विष्णु राय त्रिपाठी की सच्चाई? विमान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, आप तो बहुत उतावली हो रही हैं मिस आहूजा। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताएं कि क्या लेंगी, चाय कॉफ़ी ठंडा या फिर। सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, देखो मिस्टर विवान सिंघानिया, मुझे तुम्हारी फालतू बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम टाइम पास करना चाहते हो तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर सुरभि अपनी जगह छोड़ती है कि तभी विवान उसे रोकते हुए कहता है, अरे आप तो बुरा मान गई मिस आहूजा। अच्छा सॉरी, चलिए बैठिए, शुरू करते हैं विष्णु राय की पूरी कहानी। सुरभि कुछ पल खामोश रहती है और फिर हिम्मत जुटाकर सोफे पर बैठ जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट।